हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं मैथमेटिक्स के, पेडागोजी के, उनको हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो उसमें जो पहला टॉपिक था उसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। जितने क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं या जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उन सभी को हम लोगों ने वन बाई वन डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक 2 है। अगर आप लोग ऑफिशियल सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, यानी पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मुख्य मुख्य डिफिनीशन है 2 से 3 उनको डिस्कस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो सही से देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपके मैथ्स पेडागोजी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेडागोजी के जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको हम लोग जब कवर कर लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चंस और मैथमेटिकल पोर्शन जो है, जो मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले है पाठ्यचर्या का अर्थ एवं संप्रत्यय, यानी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है, कैरिकुलम जो शब्द है उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन वर्ड कहाँ से है। तो कैरिकुलम शब्द जो है लैटिन शब्द है, यानी कि लैटिन भाषा से लिया गया है। और ये क्यूरी नामक वर्ड से कैरिकुलम बना है। अगर पूछ लिया जाए कैरिकुलम किस सब भाषा से लिया गया है तो लैटिन भाषा हो जाएगा। किस शब्द से बना है तो क्यूरी नामक शब्द से बना है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दौड़ का मैदान, यानी रेस कोर्स। तो कैरिकुलम का जो शाब्दिक अर्थ हो गया दौड़ का मैदान, लैटिन भाषा से है और क्यूरी नामक वर्ड से ये बना हुआ है। तो कैरिकुलम यानी पाठचर्या विद्यालय के सभी क्रियाकलापों का औपचारिक संकलन। जैसे कोई भी औपचारिक मतलब फॉर्मल, तो जो भी विद्यालय में क्रियाकलाप एक्टिविटी होती है या पढ़ाई होती है, जो भी चीज़ है उसका जो फॉर्मल संकलन होता है या फॉर्मल जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग कैरिकुलम कहते हैं। ये केवल कक्षा ज्ञान तक सीमित नहीं होता बल्कि इसका क्षेत्र व्यापक होता है। कक्षा ज्ञान का मतलब हो गया जो हम लोगों का टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक जो हम लोग पढ़ाते हैं ये केवल नहीं आता, इसमें जो एक्टिविटी होती है, बाकी एक्टिविटी होती है, खेल है, जैसे प्ले मेथड है, खेल है, या पहेली है, या छात्रों के बीच में संवाद कराना है, कम्युनिकेशन करवाना है, या फिर वाद विवाद प्रतियोगिता कराना है। तो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं प्लस टेक्स्ट बुक, यानी जितना क्लास में पढ़ते हैं वो सभी मिलाकर जो हमारा बनता है उसको हम लोग कैरिकुलम कहते हैं, पाठचर्या कहते हैं। यानी ये केवल कक्षा ज्ञान तक सीमित नहीं होता बल्कि इसका क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। अब इसकी 3 मुख्य परिभाषाएं हैं, एक कनिंघम की है, एक फ्रोबेल की है, एक हेराल्ड स्पियर्स की है। तो कनिंघम के अनुसार पाठचर्या कलाकार के हाथ में है। कलाकार का मतलब अध्यापक से हो गया। वह साधन है जिसमें अपने स्टूडियो में सामग्री को आदर्श उद्देश्य के रूप में अनुरूप कर ढालता है। मतलब पाठचर्या अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपने स्कूल में सामग्री या छात्रों को उद्देश्य के अनुरूप ढालता है। तो ये कनिंघम की हो गई। कभी कभी परिभाषा पूछ ली जाती है। फ्रोबेल पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार, यानी इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक हो जाएगा। अब परिभाषा को पूरा पूरा याद करना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए क्या करना है, संपूर्ण ज्ञान अनुभवों का साथ जहां पर आ जाएगा वो फ्रोबेल की हो जाएगी। इसी तरीके से जहां पर कलाकार, स्टूडियो या आदर्श इस टाइप के चीजें आएंगी वहां कनिंघम की हो जाएगी। लास्ट में हेराल्ड स्पियर्स, पाठचर्या पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी के लिए नियोजित क्रियाओं तथा अनुभवों की श्रृंखला है। तो जहां भी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की बात होगी वहां पर हेराल्ड स्पियर्स आ जाएंगे। तो ये 3 परिभाषाएं हैं जो आप लोगों के एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। अब क्या याद रखना, पाठचर्या से याद रखना है, इसको हम लोग कैरिकुलम कहते हैं। कैरिकुलम एक लैटिन वर्ड है, लैटिन में क्यूरे नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। यह इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। टेक्स्ट बुक से बाहर भी जो एक्टिविटी होती है, जैसे कि प्ले मेथड हो गया, खेल को हो गया, या फिर वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, या अन्य प्रकार के जितने भी स्कूल में जो फंक्शंस करवाए जाते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड से आप लोगों का इतना हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के आधार और सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शंस। जब हम लोग पाठचर्या बनाते हैं या कैरिकुलम बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए या कौन कौन से आधार होने चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला बाल केंद्रीय सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। तो पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों और जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग क्लास 5 का अगर हम लोग पाठ्यक्रम या पाठचर्या बना रहे हैं तो उसमें क्या है, उनकी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें उनको इंटरेस्ट है। अब क्लास 5 के लिए अगर क्लास 8 का बना देंगे उनको समझ में नहीं आएगा,
तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, या क्लास 1 के हिसाब से बना देंगे तो उन्हें पहले से ही पता होगा, बोरियत होगी। तो इसलिए जो हम लोग पाठ्यचर्या या कैरिकुलम जो बनाएंगे उसमें रुचियों का ध्यान रखेंगे और ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों की। तो ऐसा जो पाठ्यक्रम बनेगा वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाएगा। दूसरा है जीवन से संबंध का सिद्धांत। तो जो भी हम लोग कैरिकुलम बना रहे हैं उसका दैनिक जीवन से उसका जुड़ाव होना चाहिए, जिससे बच्चा जो भी सीखे अपनी डेली लाइफ में उसका यूज कर सके। पाठ्यक्रम का जुड़ाव बच्चे के दैनिक जीवन से होना चाहिए, क्योंकि वो सीखेगा और दैनिक जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे उसे बोरियत आने लगेगी। इसलिए जीवन से संबंध का सिद्धांत होना बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जो प्रत्येक बच्चा होता है उसके सीखने की गति अलग अलग होती है, उसकी रुचियां अलग अलग होती हैं, और जो उनकी क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है, वो अलग अलग होती है। तो जब भी हम लोग कैरिकुलम बनाएं तो सब जितने भी स्टूडेंट हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति अलग होती है, पाठ्यक्रम में इसका ध्यान रखा जाए। अगर हम लोग केवल उन बच्चों के हिसाब से बना देंगे जो बहुत जल्दी सीखते हैं तो फिर जो धीरे धीरे सीखने वाले बच्चे उनको प्रॉब्लम होगी। अगर धीरे वालों के हिसाब से बना देंगे तो जो जल्दी सीख जाते हैं उनको बोरियत होगी। इसलिए जब भी हम लोग कैरिकुलम बनाए तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो धीमे गति से सीखते हैं, जो तेज गति से सीखते हैं, जिनकी रुचियाँ अलग अलग हैं, इन सभी को ध्यान में रखा जाए, जिससे कि सभी जो स्टूडेंट हैं उनको इंटरेस्ट आ सके। तो ये तीसरा हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। और लास्ट में है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। करके सीखने पर बल देना। सबसे ज़्यादा जहाँ पर भी अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और पॉजिटिव जहाँ पर भी आंसर आएगा और उसमें लर्निंग बाय डूइंग आ गया तो वही आंसर आपका सही हो जाता है। सबसे ज़्यादा बल इसी पर दिया जाता है, करके सीखने पर बल देना। यह सक्रिय भागीदारी आवश्यक। कोई भी चीज़ है, हम लोग कोई भी एक्टिविटी कराते हैं उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चा अपने आप से करके सीखे। कोई भी, इसीलिए अगर आप लोग क्लास 6 to 8 में देखेंगे, कोई भी अगर साइंस का है तो उसमें अलग से लेबोरेटरी होता है जहाँ पर हम लोग प्रयोगशाला में बच्चों को करके वो चीज़ें दिखाते हैं। इसलिए करके सीखने पर भी बल देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी आप लोगों को ये मिल जाएगा आप लोगों को सही मार देना है। तो ये 4 हम लोगों के आधार होने चाहिए। एक बाल केंद्रीय सिद्धांत, यानी बच्चों पर फोकस होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों पर, उनकी रुचियों पर। दूसरा जीवन से संबंध का सिद्धांत, यानी जो वो सीख रहे हैं उनका डेली जीवन में उसका उपयोग कर पाएँ, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हर बच्चे के सीखने की गति अलग होती है, उनकी रुचियाँ अलग होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर कैरिकुलम बनाना चाहिए। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रियाशीलता, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जो करके सीखने पर जोर देती है, उसको भी हमें मुख्य फोकस में बनाना है। तो ये 4 हम लोगों के जो है निर्माण के आधार होने चाहिए। नेक्स्ट अगर अगला हम लोग देखते हैं गणित शिक्षण की समस्याएं, प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग। तो जब हम लोग मैथ पढ़ाते हैं तो हम लोगों को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं उसी के बारे में। बच्चों में गणित को लेकर डर और असफलता का भाव होता है। सबसे जो मेन पॉइंट है वो बच्चों में डर होता है कि गणित बहुत हार्ड है, या उनको सीखने में समस्या आएगी, या वो फेल हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इसको हम लोगों को दूर करना होगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम ना कमजोर छात्रों की मदद करता है ना प्रतिभाशाली के लिए चुनौती। तो पाठ्यक्रम जो है वो कमजोर छात्रों की मदद करने के लिए नहीं होता है, प्रतिभाशाली यानी जो जल्दी सीख जाते हैं उनके लिए चुनौतियां नहीं लाता है। तो वहां पर भी हम लोगों को समस्याएं आएंगी। मूल्यांकन की अप्रकृष्ट विधियां, केवल गणनाओं पर जोर, यानी हम लोग जब मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं तो केवल गणनाओं पर जोर देते हैं, तो ये भी एक समस्या है। बच्चों को एक व्यवहारिक मेथड से सिखाना चाहिए, और जब उनका मूल्यांकन होना चाहिए तो हर तरफ से चौतरफा जो हम लोग कहते हैं उस तरीके से उनका मूल्यांकन करना चाहिए, केवल गणनाओं पर या कैलकुलेशन पर आधारित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अभ्यास और मूल्यांकन पद्धति अत्यंत यांत्रिक और दोहरावग्रस्त, यानी जो अभ्यास है, हम लोग जो बच्चों को अभ्यास देते हैं, प्रैक्टिस देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दे देते हैं, मूल्यांकन जब करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर उनको रेटिंग देते हैं कि किसने कितना सीखा। तो ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए जो समस्या है वो टीचर्स के लिए लाती है, क्योंकि अगर बच्चा एक बार नहीं सीख पाया है या फेल हो गया है तो अगली बार उसके मन में डर आ जाता है कि अगली बार भी वह नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है स्पाइशियल थिंकिंग, यानी स्थानिक चिंतन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्याप्त स्थान नहीं है। तो स्थानिक चिंतन को हम लोगों को जो सिलेबस है उसमें पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता है, इसलिए वो गणित सीखने में उसको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो ये यहाँ पर 5 समस्याएं लिखी हैं। एक, बच्चों को डर रहता है, असफलता का डर रहता है। पाठ्यक्रम जो है वो कमजोर छात्रों की मदद नहीं करता है या प्रतिभाशालियों के लिए चुनौती नहीं करता, तो वहाँ पर भी समस्याएं आती हैं। और केवल गणनाओं के आधार पर जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ पर बच्चों को समस्याएं आती हैं। एक, जब अभ्यास बहुत ज़्यादा दिया जाता है या उन्हीं अभ्यास के माध्यम से हम लोग नंबर्स के हिसाब से जब उनको
पास या फेल करते हैं तब हम लोगों को समस्याएं आती हैं। लास्ट में स्थानिक चिंतन को जब हम लोग अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं देते हैं तब भी बच्चों को सीखने में समस्याएं आती हैं। अब इसका समाधान क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित शिक्षण होना चाहिए। यानी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जो सिलेबस या कैरिकुलम जो होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। और दूसरा क्या है? एक्टिविटी होना चाहिए, यानी लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। जब बच्चों को इंगेज रखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग खुद से करके सीखेंगे तो उनको उसमें इंटरेस्ट आएगा और आसानी से उनका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, तो जो कैरिकुलम है उसको चाइल्ड सेंटर्ड बनाना होगा और जो क्रियाकलाप आधारित शिक्षण देना होगा, यानी लर्निंग बाय डूइंग करके उनको सिखाना होगा। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 और गणित शिक्षा, यानी 2005 और मैथमेटिकल एजुकेशन के बारे में। तो 3 तरीके के उद्देश्य हैं एनसीएफ 2005 में। एक संकीर्ण यानी नैरो एम है, मुख्य उद्देश्य यानी मेन एम है, और हाइयर एम है। तो तीनों को हम लोगों को समझना होगा। संकीर्ण उद्देश्य जब पूछा जाएगा तो केवल न्यूमेरेसी स्किल आएगा, यानी संख्यात्मक कौशल का विकास करना। जो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का जो संकीर्ण उद्देश्य है, नैरो एम है, वो संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। मुख्य उद्देश्य की बात की जाएगी तो बच्चों की सोच का गणितीकरण करना है या मैथमेटाइजेशन करना। और सबसे जो हायर एम की अगर बात करेंगे तो अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना और समस्या समाधान खोजना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों को लगा देना है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अगर मुख्य उद्देश्य पूछ लिया जाएगा तो बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। अगर हायर एम पूछा जाएगा तो अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना, यानी जो चीज़ें हम लोगों को नहीं दिख रही हैं, मूर्त मतलब जो सामने है, अमूर्त मतलब जो नहीं सामने है। तो जो चीज़ें हम लोगों को नहीं दिख रही हैं उनके साथ कार्य करना और समस्या समाधान को खोजना, ये हमारा हायर एम में आ जाएगा। अब एनसीएफ 2005 के अनुसार कुछ प्रमुख सुझाव भी मिले हैं। अब इसमें क्या है? आकलन पद्धतियों को बदलना, जैसे प्रतीकात्मक ज्ञान की जगह गणितीकरण की परख, यानी मैथमेटाइजेशन जो गणितीकरण है उसकी परख करना चाहिए, प्रतीकात्मक ज्ञान पर फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है? सभी बच्चे गणित सीख सकें, इस संकल्पना के साथ गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षा देना, यानी टीचर का ये काम है कि सभी बच्चों को गणित सिखा सकने के लिए गुणवत्तापूर्ण तरीके से उनको शिक्षा दी जाए। यानी टीचर को ये नहीं मानना चाहिए कि ये बच्चा गणित नहीं सीख सकता, टीचर को ये सोचना चाहिए कि सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं और सभी बच्चों के हिसाब से उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। तीसरा है रचनावादी उपागम, यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी पर बल, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, यानी गतिविधियों एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को मैथ्स को सिखाना। और लास्ट में है गणित में लंबी आकृति, जैसे टाल शेप, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना का निर्माण। जैसे बच्चों को जोड़ सिखा देना है, जोड़ के बाद में गुणा सिखाना है, यानी जो अगला हम लोग स्टेप सिखाएंगे वो पिछले स्टेप से मिलता जुलता हो। जब पहला वाला अगर बच्चा सीख जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप उसको सीखने में आसानी रहेगी। इसीलिए गणित में जो लंबी आकृति या टाल शेप है उस पर फोकस करना चाहिए। एक संकल्पना जो है दूसरी संकल्पना से जुड़ी होनी चाहिए। पहला स्टेप जैसे जोड़ अगर हम लोगों ने सीखा तो गुणा सीखने में उसको आसानी होगी, यानी फिर हमको गुणा सिखाना चाहिए। तो ये एनसीएफ के प्रमुख सुझाव हैं। एक, आकलन पद्धतियों में बदलाव करना होगा। दूसरा, हमको ये मानना पड़ेगा कि सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं। तीसरा, रचनावादी उपागम यानी एक्टिविटी पर जोर देना होगा। और चौथा जो है संकल्पना, एक संकल्पना दूसरी संकल्पना से जुड़ी होनी चाहिए, यानी पहले जो सीखा उससे अगला उसे जुड़ा हुआ जो दूसरी संकल्पना है वो उससे जुड़ी होनी चाहिए। तो यह एनसीएफ 2005 के कुछ सुझाव हैं। अब प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण। अब प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षक में क्या करना चाहिए और यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए। तो क्रियाकलाप आधारित एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण ये हमको करना चाहिए। जो हम लोगों के एक्टिविटी हैं, गतिविधियाँ, उनके माध्यम से हम लोगों को मैथ्स को सिखाना चाहिए। ये आप लोगों के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यह सही है या प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने के लिए ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर आप लोगों को आसानी होगी। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चों के पर्यावरण और दैनिक अनुभवों से जोड़ना चाहिए, यानी वो जो सीख रहे हैं उनको दैनिक जीवन में उपयोग कर सके, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। पैटर्न्स की पहचान पर जोर देना चाहिए। जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उस पर हम लोगों को जोर देना चाहिए कि बच्चे पैटर्न की पहचान को समझ सकें। अनुमान के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी जब बच्चे गणित सीखेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे उनका अनुमान जो है, अनुमान के उपयोग को बढ़ावा देना होता है। फिर तार्किक भाषागत कौशल का विकास करना, तो बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना। फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना। तो जो बच्चे सीख रहे हैं तो उनमें तार्किक जो क्षमता है उसको बढ़ावा मिले, उनके तार्किक कौशल का विकास हो, इस पर हम लोगों को जोर देना चाहिए। और लास्ट में कक्षा 1-2 में कोई कठोर क्रम नहीं, यानी कक्षा 1-2 के बच्चों को कोई एक कठोर क्रम से नहीं पढ़ाना चाहिए। जिसमें उनका इंटरेस्ट आ रहा है
तो उसी से उसको पढ़ाना चाहिए। और ज़्यादातर पिक्चर मेथड से उनको पढ़ाना चाहिए कक्षा 1 और 2 में। उनकी बुक्स जो होती हैं वो भी ज़्यादातर पिक्चर मेथड पर ही रहती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षण करना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड करना चाहिए, बच्चों के पर्यावरण और दैनिक अनुभवों से उनको जोड़ना चाहिए। उसके बाद पैटर्न की पहचान पर जोर देना चाहिए, अनुमान के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग को उनको विकास करवाना चाहिए, और कक्षा 1 और 2 में कोई कठोर जो क्रम है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? औपचारिक मूल्यांकन यानी फॉर्मल जो एवोल्यूशन होता है, जिसमें हम लोगों ने बच्चों को नंबर दे दिए 50 में 30, 50 में 25, इस तरीके का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। यांत्रिक या दोहरावग्रस्त अभ्यास नहीं, यानी कि बार बार एक ही चीज का अभ्यास करवाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल गणनाओं पर ध्यान नहीं, यानी केवल जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा देना, यही केवल मैथ नहीं होती है। उनको एक्टिविटी बेस्ड के माध्यम से दैनिक जीवन से जोड़कर मैथ्स को सिखाना चाहिए। कठोर अनुक्रम नहीं, लचीलापन जरूरी, यानी लचीलापन बच्चों को में होना चाहिए। एक अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे एक कठोर अनुक्रम के हिसाब से तो बच्चों को हो सकता है ना समझ में आए। लचीलापन होना चाहिए कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद हम दूसरा भी पढ़ा सकते हैं, या पहला पढ़ाने के बाद हम लोग चौथा भी पढ़ा सकते हैं। मेन हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चों में गणित को सिखाना है, उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना है। डर और दबाव का माहौल नहीं बनाना है। अगर आप डर और दबाव का माहौल बना देंगे तो बच्चे हम वापस क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, या क्रॉस जो क्वेश्चन है उनको हम लोग बच्चे नहीं पूछ पाएंगे। इसीलिए डर और दबाव का माहौल नहीं बनाना है। लास्ट में अनुपात, यानी प्राथमिक पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो जो अनुपात है ये हम लोगों का प्राथमिक स्तर पर नहीं आता है, ये 6 to 8 ही आता है, 6 के बाद आता है। तो अनुपात जो है जहाँ पे आ जाए मान लीजिए क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर का भाग नहीं है, तो अनुपात जो है प्राथमिक लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है। अब लास्ट में मूल्यांकन, शिक्षक बच्चों का अवलोकन करके मूल्यांकन करे। यानी बच्चों का अवलोकन करके मूल्यांकन करने का मतलब है क्लास में एक्टिविटी, क्लास में जो कर रहा है, मैथ में जो क्वेश्चंस है बुक में वो कैसे कर रहा है, या फिर जब वो खेलने जा रहा है तब उसकी एक्टिविटी क्या है, टोटल उसका एवोल्यूशन करेगा, तभी अवलोकन करके उसी तरीके से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये हम लोगों का जो है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुशंसा प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का कौन सा विषय नहीं है? तो अनुपात जो है प्राइमरी में नहीं आता है, ये 6 के बाद से हमारा अनुपात स्टार्ट होता है। एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, यानी कि उसका सबसे न्यूनतम जो उद्देश्य है वो क्या है? तो न्यूमेरेसी स्किल, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। फिर है एनसीएफ 2005 विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या? बच्चों की सोच विकार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना या गणितीकरण करना, ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य। अभी हम लोगों ने 3 उद्देश्य पढ़े थे, एक संकीर्ण, एक मुख्य और एक हाइयर। फिर कक्षा 3 में संख्या पद्धति पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू होती है इसकी सार्थकता, सैकड़ा, दहाई और इकाई की समझ करना। तो जो संख्या पद्धति है उसमें जो हम लोग स्थानीय मान पढ़ते हैं, मान लीजिए जैसे 4, 3, 5, 2 है, अब 5 का स्थानीय मान बताना है तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया। यानी बच्चों में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार की समझ को विकसित करना। गणित की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास समय शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो अभ्यास समय का क्या मतलब हो गया? विस्तृत अधिगम अवसर। अभ्यास समय का में जो है विस्तृत अधिगम अवसर मिलता है बच्चों को और उनको सीखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति टाल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या संकेत देती है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहले प्लस फिर गुणा, तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना, यानी गणित की लंबी आकृति जो पहली जो हम लोग अगला पढ़ेंगे वो पहले से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या है? स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय देना। यानी जब भी हम लोग जो अच्छी पाठ्यपुस्तक है उसका मतलब क्या? कोई भी चीज़ अगर हम लोग सीखने चाहें तो सबसे पहले उसका कॉन्टेक्स्ट जो होता है, यानी उसकी जो संदर्भ है उसको पहले उसका व्याख्या करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 रचनावादी उपागम पर क्यों बल देती है? तो गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर। तो जो रचनावादी उपागम है उसमें क्या होता है? बच्चे जो है एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं, उसमें सक्रिय रहते हैं और उनको इंटरेस्ट आता है। इसीलिए एनसीएफ 2005 जो है रचनावादी उपागम पर बल देती है। गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग। तो ये कथन है हार्वर्ड का। गणित किसका विज्ञान है? स्थान और गणनाओं का। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, वास्तविक संसार, ये किसके दर्शाने के तरीके हैं? तो ये हस्तपरक हो गया प्रतिमान,
स्थिर चित्र या लिखित प्रतीक या वास्तविक संसार ये गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाते हैं। किस आयु के बच्चों के लिए आरटीई एक्ट एक मौलिक अधिकार है? तो आरटीई एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, तो यही आरटीई एक्ट है। अमूर्त गणित के अधिगम पर प्रथम चरण कब प्रारंभ होता है? तो अमूर्त गणित के अधिगम पर प्रथम चरण हमारा प्राथमिक स्तर पर ही स्टार्ट हो जाता है। पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड में तो बच्चों को चित्र के माध्यम से सिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे चित्र गायब हो जाते हैं और अमूर्त रूप से गणित आगे बढ़ने लगती है। नेक्स्ट अब हम लोग जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। कैरिकुलम लैटिन वर्ड है, क्यूरे नामक शब्द से आया है। इसका मतलब होता है रेस कोर्स, याद है कि दौड़ का मैदान। 3 तरीके के उद्देश्य थे, तो एक हमारा संकीर्ण उद्देश्य था, एक मुख्य उद्देश्य था, एक हायर उद्देश्य था। तो संकीर्ण उद्देश्य क्या है? न्यूमेरिसी स्किल का विकास करना। अनुपात जो है प्राथमिक पाठ्यक्रम में नहीं आता है, ये हमारा जो है 6 के बाद से स्टार्ट होता है। आरटीई की आयु सीमा क्या है? तो 6 से 14 वर्ष है। कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच यानी कि रचनावादी अप्रोच क्या है? तो सक्रिय भागीदारी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? गणितीकरण करना, बच्चों की जो सोच है उनका गणितीकरण करना। टाल शेप ऑफ मैथ का मतलब क्या है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना, यानी जो आने वाली संकल्पना है वो पहले से जुड़ी होनी चाहिए। हर्बर्ट का कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट, गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक है। प्राथमिक मूल्यांकन क्या होता है? अवलोकन द्वारा होना चाहिए, औपचारिक नहीं होना चाहिए। यानी प्राथमिक विद्यालय में जो मूल्यांकन होता है वो अवलोकन पर होना चाहिए। छात्र को शिक्षक को छात्रों का पूरा अवलोकन करना चाहिए क्लास में, क्लास के बाहर, तब उनका मूल्यांकन करना चाहिए, फॉर्मल तौर पर नहीं। गणित किसका विज्ञान है? तो गणित स्थान और गणनाओं का विज्ञान है। तो ये हमारा चैप्टर 2 था। इसमें हम लोगों का जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था वो सभी को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो तीसरा टॉपिक है जो हम लोगों के सिलेबस पे है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।